अंकुर और मोहित समय से काफी पहले नई दिल्ली के दिल में स्थित मंडी हाउस बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। अपने भारी बैग जमीन पर पटककर वे बस का इंतजार करने के लिए सड़क किनारे की मुंडेर पर बैठ गए। अंकुर, मैं बहुत उत्साहित हूं यार, कभी पहाड़ों पर नहीं गया, मेरा यह पहला मौका है। मोहित ने उत्साह में अपने हाथ मले। क्या बात कर रहे हो? अंकुर सच में हैरान था। अंकुर मोहित से 2 साल छोटा था, कद में लंबा और काफी गठीला, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला। कुछ तो यह उसके जीन्स का असर था और कुछ जिम में उसकी रोजाना की कसरत का। दूसरी तरफ मोहित छोटा, थोड़ा भारी शरीर वाला और खेल कूद से दूर रहने वाला इंसान था। दोनों एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सहकर्मी थे और वहीं उनकी गहरी दोस्ती हुई थी। दोनों की कुछ रुचियां मिलती जुलती थीं, जिनमें से एक थी बाहरी गतिविधियां, आउटडोर एक्टिविटीज। मोहित ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हां भाई, बिल्कुल सच। देखो, स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं हमेशा अपने माता पिता के साथ छुट्टियां बिताने कानपुर या लखनऊ अपने दादा दादी और नाना नानी के घर चला जाता था। पहाड़ों जैसा वहां कुछ नहीं था। तुम्हारी शादी 2 साल पहले हुई थी, है ना? तुम्हें हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाना चाहिए था। वहां की पहाड़ियां वो बहुत शांत और स्वप्निल होती हैं, रोमांस के लिए एकदम सही। हम बैंकॉक और पटाया गए थे यार, समंदर और बीच। मेरी पत्नी रूही ने वह जगह चुनी थी। वह थोड़ा हंसा। और अब तो मेरे पहाड़ों पर जाने की संभावना और भी कम है। रूही इलाहाबाद से है, तुम्हें पता है। तो अब जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं, मुझे नियमित रूप से इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। पहाड़ों की सैर तो एक दूर का सपना बन गई थी। इसीलिए जब तुमने इस ट्रिप का सुझाव दिया तो मैंने झट से हां कर दी। उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो। इसके अलावा यार, मुझे बदलाव की बहुत जरूरत थी। घर की रोज रोज की किटकिट से थोड़ी राहत। उसने खिलखिलाते हुए अंकुर की पीठ थपथपाई। तुम खुशकिस्मत हो, अभी भी कुंवारे हो। अंकुर मुस्कुराया और अपने हाथ उठाए। कम से कम अगले 5 साल तक मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभी दुनिया की बहुत सैर करनी बाकी है। सही है यार, एक बार शादी हो जाए तो इंसान बंध जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे शादी से कोई शिकायत है, खासकर जब बच्चे आ जाते हैं। मोहित की मुस्कुराहट में एक कोमलता थी। मैं अपनी छोटी सी बच्ची 1 साल की शीना से बहुत प्यार करता हूं, वह मेरी जान है। पर वह मुस्कुराहट तुरंत एक शिकन में बदल गई। लेकिन कभी कभी इंसान को राहत की जरूरत होती है। एक बार जब तुम हिमालय के पहाड़ देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रहे थे। अंकुर ने अपने बैग से स्वेटर निकाला और पहन लिया। मोहित, कुछ गर्म पहन लो। मैं नहीं चाहता कि तुम गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही बीमार पड़ जाओ। नवंबर की शुरुआत में दिल्ली में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। चूंकि पहाड़ों में ठंड ज्यादा होगी, इसलिए अंकुर ने मोहित को एक फ्लीस जैकेट, गरम इनर, ऊनी मफलर और यहां तक कि दस्ताने भी खरीदवाए थे। और वहां सच में कड़ाके की ठंड होने वाली है। मैंने चेक किया था। आजकल वहां का अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे है। क्या तुम्हें लगता है कि वहां बर्फ गिरेगी? मोहित ने बच्चों जैसे उत्साह से पूछा। अंकुर उसकी इस बचकानी खुशी पर हंस पड़ा। उसके लिए पहाड़ आकर्षक तो थे, पर कोई नई बात नहीं थी। वह बचपन से ही हिल स्टेशनों पर जा रहा था और उन्हें बहुत प्यार करता था। उसकी मां भी पहाड़ों से ही थी। वह बचपन से इतने हिल स्टेशनों पर घूम चुका था कि अब वह नई अनसुनी कोनों, अनजान जगहों और इतने दूर दराज के इलाकों को खोजना चाहता था जहां वह अपने खुद के रास्ते बना सके। ऑनलाइन सर्च करते समय अंकुर को कुल्लू मणिकरण रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सुदूर घाटी, जिसे धंतर घाटी धांटर वैली कहा जाता था, कि एक छोटे से रिसोर्ट की वेबसाइट मिली। उस इलाके में केवल कुछ बिखरे हुए गांव थे। आखिरी गांव से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर की ओर किसी ने 4 कमरों का एक छोटा सा रिसोर्ट बनाया था। वह जगह ग्लेशियरों से निकलने वाले एक निर्मल झरने के किनारे पर थी। बर्फ से ढकी चोटियां उस हरी भरी घाटी को घेरे हुए थीं।
आंखों को सुकून देने वाला यह नजारा ज्यादातर पर्यटकों की नजरों से ओझल था। ऐसा वेबसाइट और उसके साथ लगी तस्वीरों ने वादा किया था। बेहतरीन। अंकुर इसी की तलाश में था। उसे भीड़ भाड़ वाली जगहों से नफरत थी। उसने तुरंत एक कमरा बुक किया और अपने क्रेडिट कार्ड से एडवांस पेमेंट कर दिया। अब वे कुल्लू के लिए रात की बस पकड़ रहे थे और उम्मीद थी कि सुबह 10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। वोल्वो बस का रात का सफर इतना बुरा नहीं था। दोनों को थोड़ी नींद मिल गई। कुल्लू में भरपेट नाश्ता करने के बाद उन्होंने पूछताछ की और फिर धनतर घाटी की ओर जाने वाली बस पकड़ी। बस ड्राइवर ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें जानकारी दी। मुझे पता है तुम्हें कहां उतारना है। उसके बाद तुम्हें लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। गांव तक केवल एक कच्ची पगडंडी जाती है। करीब 1 घंटे के सफर के बाद ड्राइवर ने बस रोकी और अंकुर और मोहित की ओर इशारा किया। आप वह रास्ता देख रहे हैं? फिर वह उस घाटी की ओर जाता है जो 2 ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी है। धंतर घाटी। यहां से लगभग 1 घंटे की पैदल दूरी है। बेस्ट ऑफ लक। लड़के नीचे उतर गए और ड्राइवर बस लेकर चला गया। उन्हें एक ऐसी जगह पर अकेला छोड़ गया जहां दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। मोहित ने बेचैनी से चारों ओर देखा। वह सन्नाटा उसे घबराहट दे रहा था। अंकुर, यहां घने जंगल के सिवा कुछ नहीं है। यार, मुझे उम्मीद है कि ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की होगी। अंकुर हंसा। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हिमाचल के कई इलाके इसी तरह सुनसान और दूर दराज के हैं। आओ डरपोक कहीं के, मेरे पीछे आओ। वह विश्वास के साथ उस पगडंडी पर चल पड़ा जिसकी ओर ड्राइवर ने इशारा किया था और लंबे लंबे कदम भरने लगा। मोहित हिचकिचाया और फिर उसके पीछे हो लिया। अगर बस चलती तो वह तुरंत शहर वापस चला जाता। तौस्तिया। सुनसान जगह उसके भीतर डर पैदा कर देती थी। वे करीब 5 मिनट तक खामोशी से चलते रहे। मोहित सावधानी से हर दिशा में देखता रहा और बार बार पीछे छूटते रास्ते को भी चेक करता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि इस जंगल में जंगली जानवर होंगे? उसने डरे हुए स्वर में पूछा। कमाल है मोहित, अगर जंगली जानवर जंगल में नहीं होंगे तो और कहां को होंगे? पब में बियर पी रहे होंगे। वह अपनी बात पर जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। मोहित एकदम ठिठक गया, हैरान भी और सहमा हुआ भी। पहाड़ों में तुम्हारा स्वागत है मोहित। चलो जरा जोर से कुछ बोलकर देखो। वह क्या था? गूंज बुद्धू, बोलो, चिल्लाओ और फिर अपनी ही आवाज की गूंज सुनो। नहीं यार, यह डरावना है। मोहित, बड़े हो जाओ। तुम अपनी बेटी को बहादुर बनना कैसे सिखाओगे? तुम तो अपनी ही गूंज से डर रहे हो। यह सच में डरावना है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में छिपा कोई विशालकाय दानव तुम्हारी नकल कर रहा है। अंकुर ने सिर हिलाया और खामोशी से चलना जारी रखा। अगले 5 मिनट की दूरी तय करने के बाद मोहित फिर बोला। अंकुर, क्या तुमने जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पढ़ी है? अंकुर मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह समझ रहा था कि मोहित के दिमाग में क्या चल रहा है और उसे एहसास होने लगा था कि मोहित कितना डरपोक है। उसे किसी बहादुर इंसान को साथ लाना चाहिए था, इस कायर को नहीं। तुम्हें पता है, हमें अपने साथ कोई गाइड या ऐसा व्यक्ति लाना चाहिए था जो इन इलाकों को जानता हो। हम इस जंगल में खो सकते हैं और शायद कभी ना मिले। अंकुर अब चिढ़ गया था। मनहूस बातें मत करो मोहित, सकारात्मक नजरिया अपनाओ, अच्छा लगेगा। चारों ओर देखो। क्या तुमने कभी ऐसी अछूती सुंदरता देखी है? हां, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी क्या होगा अगर हम खो गए? हमारे पास तो ज्यादा खाना भी नहीं है। जंगल में फल और बेरियां मिल जाएंगी। अंकुर ने झुंझलाकर कहा और तय किया कि वह इस डरपोक से ज्यादा बात नहीं करेगा और अपनी ट्रिप खराब नहीं करेगा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मोहित को कदम मिलाने के लिए उसके पीछे भागना पड़ा। वह जल्द ही हाँफने लगा। चलो थोड़ा आराम करते हैं। अंकुर, ये प्लीज, मेरे पैर दुख रहे हैं, फेफड़े भी जवाब दे रहे हैं। तुम बहुत तेज चल रहे हो। अंकुर रुका ताकि मोहित की सांसें सामान्य हो सके। देखो मोहित, क्या तुम घाटी में नीचे उस गांव को देख सकते हो जो फलों के पेड़ों से घिरा है? रिसोर्ट वहां से सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी पर है। अगर तुम चाहो तो हम चाय के लिए गांव में रुक सकते हैं। ओह हां,
मोहित को राहत मिली। गांव की झलक और एक प्याली गर्म चाय के लालच ने उसे शांत कर दिया। वह बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी अंकुर के पीछे चल पड़ा। गांव 10 बिखरे हुए घरों की एक छोटी सी बस्ती थी। केवल मुट्ठी भर लोग दिखाई दे रहे थे जो अपने सीढ़ीदार खेतों में काम कर रहे थे। मोहित का पूरा ध्यान चाय की दुकान ढूंढने पर था जो उन्हें नहीं मिल रही थी। उन्हें 80 के दशक के एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, झुर्रियों से भरे, पहाड़ों की धूप में तपे हुए, जो एक बांस की चटाई पर बैठे धूप सेंक रहे थे और बीच बीच में खांस रहे थे। बाबा, क्या यहां चाय की कोई दुकान है? हमें एक कप चाय की बहुत जरूरत है। साहब, हमारे इस अलग थलग गांव में आपको देखकर अच्छा लगा। मेरी बहू आपके लिए चाय बना देगी। आप इसे उसकी चाय की दुकान कह सकते हैं। पर इस दूर दराज की जगह पर हमारे यहां सैलानी शायद ही कभी आते हैं। यहां कैसे आना हुआ? वह अपनी मुस्कान और घरघराहट भरी आवाज में बोला, इस शांति और ताजी हवा का मजा लेने बाबा। हम बड़े शहर के शोर और प्रदूषण से तंग आ चुके हैं। यहां बहुत ताजगी महसूस हो रही है। अंकुर ने अपना बैग जमीन पर रखा और शिष्टता से उन्हें देखकर मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई और एक जवान, गोरी और आकर्षक महिला उनके बैठने के लिए 2 लाल प्लास्टिक की कुर्सियां बाहर ले आई। क्या आप कुछ खाना भी चाहेंगे? मैं गरम पकौड़े बना सकती हूं, उसने विनम्रता से पूछा। मोहित ने उत्सुकता से सिर हिलाया, लेकिन अंकुर ने उसकी इच्छा को दबा दिया। शुक्रिया जी, मुझे लगता है कि हमारे रहने की जगह पर हमारा लंच तैयार होगा। पकौड़े बहुत ललचा रहे हैं, लेकिन इससे हमारी भूख मर जाएगी। हम बाद में कभी आएंगे, शायद कल। अभी के लिए बस चाय प्लीज। महिला ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। तो बाबा, आप यहां कब से रह रहे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अपनी पूरी जिंदगी। कुछ साल कुल्लू में रहा, जहां मैंने एक होटल में काम किया, पर घर की याद सताने लगी, इसलिए वापस आ गया। जब तक हो सका खेतों में काम किया। अब मैं नौजवानों को खेतों की देखभाल करने देता हूं और बस प्रार्थना करता हूं। ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार है। और उसने अंकुर को एक गर्मजोशी भरी, बिना दांतों वाली मुस्कान दी और अपने सूखे पिंजर जैसे हाथ ईश्वर की वंदना में उठाए। मैं इस जगह के प्रति आपके लगाव को समझ सकता हूं। ऐसी सुंदरता को कौन छोड़ना चाहेगा? हम जंगल लॉज में कुछ दिन बिताने जा रहे हैं और इन पहाड़ों की भव्यता का आनंद लेंगे। ओह, आप जंगल लॉज में रुक रहे हैं? मुझे लगा आप कुल्लू में रुक रहे हैं और यहां बस घूमने आए हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी शांत हो गया और सिर झुकाकर बैठ गया। यह बहुत खूबसूरत इलाका है। यहां बहुत से पर्यटक आते होंगे, खासकर गर्मियों में? अंकुर ने पूछा। शायद ही कोई, कभी कभार ही कोई आता है। बूढ़े आदमी ने दुख भरी आह भरी। और मैं सुझाव देता हूं। तभी वह महिला चाय ले आई और उसकी बात बीच में ही कट गई। वह चाय के 3 कप लाई थी। बूढ़े आदमी ने अपना कप लिया और उसे देखकर सिर हिलाया। जीती रह बेटी, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए। उसने अंकुर और मोहित की ओर देखा। मेरी धन्नों के इस दुनिया से जाने के बाद इसने मुझे कभी बेसहारा महसूस नहीं होने दिया। हमारे किशन के लिए इससे अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती थी। उस महिला ने मुस्कान के साथ इस तारीफ को स्वीकार किया और अपने घर के अंदर चली गई। पुरुषों ने कुछ मिनट खामोशी से उस मसालेदार चाय का आनंद लिया। बूढ़ा आदमी बड़े बड़े घूंट भरते हुए चाय पी रहा था। अंकुर ने उसे देखा और सोचा कि वह अचानक इतना गुमसुम क्यों हो गया। बाबा, यहां ज्यादा सैलानी क्यों नहीं आते? मेरा मतलब है कि यहां यह लॉज है, बिल्कुल हिमालय के जंगल के बीच में, एक शुद्ध पहाड़ी झरने के किनारे, है ना? फिर यह जगह मशहूर क्यों नहीं है? बूढ़े आदमी के माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। साफ दिख रहा था कि वह हिचकिचा रहा है। मैं इस बारे में बात करने वाला कोई नहीं हूं, उसने रूखे स्वर में कहा और अपनी चाय पीना जारी रखा। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। अंकुर उसकी झिझक देख सकता था, जैसे वह इस कश्मकश में हो कि बोले या चुप रहे। अब तक लड़कों ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। मोहित पैसे देने के लिए दरवाजे की ओर गया। बूढ़े आदमी ने अपना कप जल्दी से नीचे रखा और अचानक बोला, तुम्हें पता है,
मेरा बेटा वहां लॉज में रसोइये के रूप में काम करता है। अच्छी तनख्वाह है। उसे अपनी मासिक पगार और रसोई चलाने के पैसे चेक के जरिए मिलते हैं। उसका कुल्लू में बैंक खाता है। साहब मैदानों में रहता है, पंजाब में। अब शायद ही कभी यहां आता है। मेरा बेटा भी, वह कभी रात में लॉज में नहीं रुकता। वह और श्याम। पैसा अच्छा है और वही उन्हें इस नौकरी से बांधे रखता है, लेकिन वे हमेशा अंधेरा होने से काफी पहले गांव लौट आते हैं। वहां बहुत अकेलापन है और चलो अंकुर, अपने ठिकाने की तरफ चलते हैं। मुझे एक गर्म शावर और फिर कुछ लंच की जरूरत है। मेरा पेट खाना मांग रहा है। मोहित ने उनकी बात बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम्हारे पेट की जगह एक गहरी खाई है। अंकुर हंसा। चाय के प्याले ने उनकी ऊर्जा फिर से लौटा दी थी। दोनों ने अपने बैग उठाए और अपने गंतव्य की ओर चल दिए। सावधान रहना नौजवान साहब, बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, और प्रार्थना करना, परमात्मा से प्रार्थना करना मत भूलना, वही परम रक्षक है। बूढ़े आदमी की आवाज में जो हड़बड़ी और चिंता थी वह परेशान करने वाली थी। अंकुर मुड़ा और उसे देखकर सिर हिलाया। अपनी सिकोड़ी हुई आंखों से उस बूढ़े आदमी की निगाहें बहुत तीखी थीं। क्या अंकुर ने उनमें सिर्फ दया देखी थी, या वह डर था? जो कुछ भी था वह विचलित महसूस कर रहा था। फिर उस विचार को मन से निकालते हुए वह आगे बढ़ गया। मोड़ पर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर बूढ़े आदमी को देखा। वह अब अपनी आंखें बंद करके बैठा था, चुपचाप कुछ बुदबुदा रहा था। जाहिर है वह प्रार्थना कर रहा था। वह जवान महिला दरवाजे पर खड़ी थी और उनके जाते हुए पैरों को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ घूर रही थी, जिसमें सहानुभूति और चिंता का मिश्रण था। उसके होंठ कसकर दबे हुए थे, जैसे वह उन शब्दों को बाहर निकलने से रोक रही हो जिन्हें वह कहना चाहती थी। अंकुर को एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन जैसे ही वे उसकी नजर से ओझल हुए, उसने अपनी बेचैनी को मन से झटक दिया। मैं यहां शांति और सुंदरता का आनंद लेने आया हूं। चिंता सुख की दुश्मन है, उसने खुद से कहा। जंगल अब और भी घना था और रास्ता और भी संकरा। वे लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। लंबे शंकुधारी पेड़ों के बीच से छनकर आती ठंडी और झिलमिलाती धूप उन पर पड़ रही थी। यहां बहुत शांति थी, एक रहस्यमयी सन्नाटा। अंकुर ने कुछ घबराहट के साथ महसूस किया कि पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। दिन के इस समय पक्षी कहां गए? शांति का आनंद लेने के बजाय अंकुर जैसे जैसे लॉज के करीब पहुंच रहा था और अधिक परेशान होता जा रहा था। कुछ तो गलत था। वे प्राकृतिक सुंदरता से घिरे थे, फिर भी उसका दिल भारी महसूस हो रहा था, जैसे उसकी मांसपेशियां अकड़ गई हों और शरीर के बाकी हिस्सों में खून पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही हो। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी, उसकी युवा ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो रही है, जिससे वह उदास और दुखी हो रहा है। यह अजीब था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह मोहित को देखने के लिए मुड़ा। वह उससे करीब 5 मीटर पीछे था, दुनिया की परवाह के बिना लापरवाही से चल रहा था। ऐसा क्यों है कि ये केवल मैं ही उदासी महसूस कर रहा हूं? कोई पूर्व सूचना, उसके भारी कदम उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। उसके दिमाग के किसी गहरे कोने से एक अस्पष्ट चेतावनी की घंटी बज रही थी। वह मोहित के उसके पास पहुंचने तक रुका। यार, यह वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे अभी से इससे प्यार हो गया है। मुझे यहां लाने के लिए शुक्रिया। वह मुस्कुराया और अंकुर को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा हो। वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा था? क्या वह पागल हो रहा था? करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद वे एक चौड़े समतल इलाके में पहुंचे। पेड़ों के बीच से एक छोटी सी इमारत आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी। यह चीड़ के पेड़ों के झुंड के बीच स्थित पत्थर और लकड़ी की बनी एक मंजिला साधारण सी इमारत थी। उस घने जंगल में अकेला घर। उन्होंने छोटा सा चरमराता गेट खोला, जिस पर एक छोटा बोर्ड लटका था, जिस पर बड़े अक्षरों में जंगल लॉज लिखा था। वह नया पेंट किया हुआ बोर्ड पुरानी इमारत के बाकी हिस्से के बिल्कुल विपरीत था, जैसे कोई बहलाने वाला व्यक्ति मीठी बातों से शिकार को फुसला रहा हो। अंकुर उस जगह को देखने के लिए रुका। एक संकरा रास्ता जो एक बेतरतीब बगीचे से होकर गुजरता था, पुराने विक्टोरियन शैली के कॉटेज की ओर ले जाता था।
एक भारी नक्काशीदार दरवाजे के दोनों ओर खिड़कियों की एक श्रृंखला थी। पूरे लॉज की लंबाई में 2 मीटर चौड़ा बरामदा फैला हुआ था। दोपहर की ढलती धूप की किरणें अब बरामदे पर पड़ रही थीं, अपनी सुनहरी चमक बिखेर रही थी। बरामदे में कोई फर्नीचर नहीं था, बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, हालांकि यह धूप सेंकने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। तभी अंकुर की नजर एक कोने में एक पुराने शाहबलूत ओक के पेड़ की छाया के नीचे रखी एक रॉकिंग चेयर, झूलने वाली कुर्सी पर पड़ी, जो पुरानी तो थी पर मजबूत लग रही थी। वह धीरे धीरे डोल रही थी, जिससे अंकुर को बहुत अजीब और डरावना महसूस हुआ। यह हवा होगी, उसने खुद को याद दिलाया। ये अंग्रेज कितने साधन संपन्न थे यार। सोचो, कॉटेज बनाने के लिए ऐसे दूर दराज के कोने कैसे ढूंढ लेते थे। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे अंकुर का ध्यान भटका। वह इतने अजीब तरीके से क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई औरंगुटान। अचानक अंकुर को सब कुछ अजीब लगने लगा, यहां तक कि मोहित की मुस्कान भी उसे डरावनी लगने लगी। वह पास ही कहीं से बहते पानी की आवाज सुन सकता था, हालांकि वह झरना पेड़ों से पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी आवाज भी उसे डरावनी और अशुभ लग रही थी। अंकुर ने उस भयानक एहसास को बाहर निकालने के लिए सिर हिलाया। उसे आज क्या हो गया था? वह हमेशा पहाड़ों और उनकी चंचल धाराओं से प्यार करता था, फिर इस बार सब कुछ इतना अजीब और घबराहट पैदा करने वाला क्यों लग रहा था? क्या उसकी कोई छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही थी? कुर्ता पजामा और मोटे ऊनी कोट पहने और सिर पर कुल्लू टोपी लगाए 2 स्थानीय लोग बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। वे जाहिर तौर पर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और अब दोनों अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। 40 के करीब का छोटा सांवला आदमी आगे आया। मैं श्याम हूं साहब, केयर टेकर, और किशन रसोइया है। उसने अपने पास खड़े लंबे, गोरे और सुंदर युवक की ओर इशारा किया। वह आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाएगा साहब, लेकिन आप लंच के लिए थोड़े लेट हो गए हैं। किशन शर्माते हुए मुस्कुराया। फिर भी अंकुर को लगा कि उस मुस्कान में वह गर्मजोशी या स्पष्टता नहीं थी जिसके लिए पहाड़ी लोग जाने जाते हैं। श्याम का चेहरा गंभीर और उदास बना रहा, जैसे वह अपनी मर्जी के खिलाफ यहां काम कर रहा हो। अंकुर ने एक ही नजर में यह सब ताड़ लिया। नहीं नहीं, हम अपना लंच अभी करेंगे। इतनी लंबी पैदल यात्रा के बाद मुझे बहुत भूख लगी है, मोहित ने कहा। किशन ने तुरंत जवाब दिया, लंच तैयार है साहब, डिनर भी। जैसे ही आप खाने के लिए तैयार होंगे मैं खाना लगा दूंगा। मैं अभी खाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ लंच, डिनर बाद में। रात को डाइनिंग रूम कहां है? मोहित ने चारों ओर देखा। पहले हाथ मुंह धो लो, बंदर कहीं के। अंकुर ठहाका मारकर हंसा। किशन, जब तक हम हाथ मुंह धोते हैं तब तक कृपया खाना लगा दो, 5 मिनट में। और क्या तुम इसे यहां बरामदे में लगा सकते हो? हम पहाड़ी धूप की सुखद गर्माहट में खाना खाएंगे। अंकुर अपने मन से उस उदासी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद गांव के उस बूढ़े आदमी की बातों का असर था। उसके अजीब व्यवहार ने अंकुर का मूड खराब कर दिया था। शायद उम्र ने उसे सठिया दिया है। मुझे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उस रॉकिंग चेयर को यहां धूप में ले आओ, मैं उस पर बैठूंगा, मोहित ने आदेश दिया। श्याम और किशन अचानक सहम गए और फिर एक दूसरे को देखा। साहब, हमें निर्देश है कि उस कुर्सी को कभी भी उसकी जगह से न हिलाया जाए। और साहब, किसी वजह से कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। हम आपसे भी यही विनती करते हैं, प्लीज उस पर मत बैठिए। यह तो अजीब फरमाइश है। कुर्सी में क्या खराबी है? मोहित ने कुर्सी को देखा और मुंह बनाया। अगर मैं इस पर बैठूंगा तो यह टूटेगी नहीं। ऐसा क्यों है? लोग उस पर क्यों नहीं बैठ सकते? अंकुर ने भारी मन से पूछा। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते साहब, लेकिन उस कुर्सी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। मैं आपके लिए दूसरी कुर्सियां ले आऊंगा और यहीं खाना परोस दूंगा। श्याम ने किशन की ओर इशारा किया, जो तेजी से लॉज के पश्चिमी कोने की ओर भागा, जो शायद रसोई थी। श्याम उन्हें उनके कमरे में ले गया। लकड़ी के पैनल वाली दीवारों वाला एक मध्यम आकार का पुराने जमाने का कमरा। लकड़ी कई जगहों से उखड़ रही थी
और कच्चा पेंट उतर रहा था। यह उन अच्छे कमरों जैसा बिल्कुल नहीं था जिनका अंकुर आदी था। इसमें कम से कम फर्नीचर था। एक गोल मेज और धुंधले सलेटी रंग की 2 सीटों वाली सोफा जोड़ी ने 2 सिंगल बेड को अलग किया हुआ था। दीवार के पास 2 पुराने जमाने की सीधी पीठ वाली बेंत की कुर्सियां रखी थीं। मोहित ने अपना बैग दीवार के पास वाले बिस्तर पर पटक दिया और उस पर अपना हक जता दिया। यह कोना आकर्षक लग रहा था क्योंकि छोटी खिड़की से धूप छनकर सीधे बिस्तर पर पड़ रही थी। जैसे ही वे बरामदे में लौटे, वहां 2 डाइनिंग कुर्सियां और एक छोटी गोल मेज रख दी गई थी, साथ ही प्लेटें और चम्मच भी। किशन खाने की ट्रे लेकर बाहर आया और जल्दी जल्दी उन्हें खाना परोसा। इतनी जल्दी क्या है भाई? अंकुर ने हंसी मजाक में पूछा। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अगले 3 दिनों तक यहां आराम करने वाले हैं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि किशन और श्याम ने एक दूसरे को देखा। इसका क्या मतलब था? वह भयानक एहसास फिर लौट आया। यहां कुछ तो गड़बड़ है। मोहित अपना मुंह भरने में व्यस्त था। यमाम, बहुत अच्छा बनाया है किशन, वह मुंह भरते हुए बोला। अंकुर ने हर डिश में से थोड़ा थोड़ा खाया। चिकन करी, दही की चटनी में छोले, तले हुए बैंगन, मिक्स वेजिटेबल रायता। खाना वाकई स्वादिष्ट था। श्याम मोहित के पीछे खड़ा होकर किशन की निगरानी कर रहा था और उन्हें गरम रोटियां लाकर दे रहा था। श्याम, यह लॉज कितना पुराना है? अंकुर ने पूछा। बहुत पुराना साहब, मेरी उम्र से भी ज्यादा पुराना। हमारे साहब ने उस मूल लॉज की मरम्मत करवाई थी जिसे आजादी से पहले एक अंग्रेज साहब ने बनाया था। तो अंग्रेज साहब ने देश छोड़ने से पहले अपना घर तुम्हारे साहब को बेच दिया था, है ना? नहीं, हमारे साहब ने इसे सरकारी नीलामी में खरीदा था। अफवाह है कि अंग्रेज साहब की मौत एक शाम झरने में नहाते समय हो गई थी। उनका कोई वारिस नहीं था। ओह! और साहब, कृपया झरने के पास मत जाइएगा। हालांकि उसमें ज्यादा पानी नहीं है, पर वहां बहुत से हादसे हुए हैं। यह अजीब है, पिछले साल भी फिर वह अचानक रुक गया। अंकुर ने देखा कि किशन उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। लेकिन क्यों? उन्हें चेतावनी देने में क्या बुराई थी? वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? पिछले साल क्या हुआ था? क्या यहां कोई मर गया था? अंकुर ने पूरी कहानी जानने का मन बना लिया था। यहां तक कि मोहित का ध्यान भी खाने से हट गया। उसने ऊंची भौहों के साथ श्याम की ओर देखा। क्या मैं आपके लिए और गरम रोटियां लाऊं? किशन ने उन्हें बातचीत से भटकाने की कोशिश की। नहीं शुक्रिया, हमारा हो गया। खाना सच में बहुत अच्छा था। अंकुर उस बेचैनी के बावजूद उसे देखकर मुस्कुराया जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी और हर बीतते मिनट के साथ बढ़ रही थी। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूं। कल रात ठीक से नहीं सो पाया था। मोहित ने अपनी बाहें फैलाई और जम्हाई ली। सिर्फ थोड़ी देर की नींद मोहित, हम यहां घूमने आए हैं। थोड़ी देर आराम करके चलो जंगल की सैर पर चलते हैं। साहब, हम बहुत जल्दी खाना परोसते हैं। 6 बजे। आपको उससे पहले वापस आना होगा, किशन ने गंभीरता से कहा। 6 बजे? बहुत जल्दी है। हमें देर से खाना खाने की आदत है। 8 बजे से पहले नहीं, और हमने अभी तो भरपेट खाना खाया है। उस मामले में हम आपका खाना मेज पर हॉट केस में रख देंगे, खाने के लिए तैयार। हम गांव में रहते हैं साहब, हमारी ड्यूटी 6 बजे खत्म हो जाती है, किशन ने अड़ियल रुख अपनाते हुए कहा। हमें इस बारे में नहीं बताया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों यहां रुकें। हमें किसी भी समय आपकी जरूरत पड़ सकती है। अंकुर ने विरोध किया। हां, तुम्हारे चले जाने का क्या मतलब है? बाकी मेहमानों का क्या? क्या दूसरे कमरे भरे हुए नहीं हैं? नहीं साहब, आप इस सीजन के इकलौते मेहमान हैं और हमारे साहब के साथ यह तय है कि हम यहां केवल 6 बजे तक ही रुकेंगे, श्याम ने जोर देकर कहा। तुम्हारे साहब कहां रहते हैं? हमें इस बारे में उनसे बात करनी होगी। वे पंजाब में रहते हैं साहब। मेरे फोन में उनका नंबर है, मुझे उन्हें फोन करना होगा। यह बकवास है। अंकुर ने जेब से अपना सेल फोन निकाला। आप कोशिश कर सकते हैं, पर यहां नेटवर्क बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि आप यहां से फोन कर पाएंगे। गांव से नेटवर्क बेहतर मिलता है। यह कोई मजाक नहीं है। वह बिना किसी स्टाफ के अपना टूरिस्ट लॉज चला रहा है।
उसे लगता है कि यह मजाक है, लोगों को लुभाना और फिर उचित सेवा न देना। हमने यहां रुकने के लिए मोटी रकम चुकाई है। हमारे साहब इस जगह को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल जो हुआ उसके बाद वह इसे चलाना नहीं चाहते। और अंकुर ने फिर देखा कि किशन ने श्याम को चेतावनी भरी नजर से देखा। पिछले साल क्या हुआ था? मोहित ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। अंकुर ने गुस्से में बीच में टोकते हुए कहा, तो फिर वह इस जगह को बंद क्यों नहीं कर देता? अम्मा, या तो लोगों को अच्छी सर्विस दो या इसे मत चलाओ, क्योंकि उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। वह इसे घाटे में भी बेचने को तैयार है। श्याम ने जल्दी से अपनी बात खत्म की और फिर मेज साफ करने में किशन की मदद करने लगा। जाहिर था कि उन्हें बातचीत बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखते ही देखते वे वहां से गायब हो गए और रसोई में जाकर छिप गए। अजीब जगह है यार, और अजीब लोग। लगता है हमने अपनी कीमती छुट्टियां बिताने के लिए गलत जगह चुन ली। क्या बर्बादी है, अंकुर ने गुस्से में कहा और मोहित ने कंधे उचका दिए। आधे घंटे बाद अंकुर ने वह किताब मेज पर रख दी जो वह पढ़ रहा था। मोहित गहरी नींद में था। उसने उसे जगाया। उठो मोहित, सोते ही रहोगे क्या? चलो पहाड़ों की सैर करते हैं। मोहित ने अपनी आंखें मोड़े को महका बलने पे मली और बेमन से बिस्तर छोड़ा। अपने जूते पहनकर वे बाहर आ गए। श्याम और किशन एक बार फिर सीढ़ियों पर बैठे थे। वे उन्हें रास्ता देने के लिए हट गए। साहब, तो कृपया जल्दी आइएगा और झरने से दूर रहिएगा। श्याम ने अपनी चेतावनी दोहराई जब अंकुर ने उनके पीछे गेट बंद किया। अंकुर को एक संकरा रास्ता मिला जो शायद लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। वह जंगल की ओर जा रहा था। वह हिचकिचाया और फिर अपनी अजीब सी बेचैनी को बकवास मानकर वह मोहित को उस रास्ते पर ले गया। सूरज पश्चिमी क्षितिज के करीब था, एक पर्वत शिखर के ऊपर। उस पर अपनी हल्की ढलती रोशनी फेंक रहा था। जंगल एकदम शांत और निर्मल था। सूखे पत्तों को कुचलते हुए उनके ट्रैकिंग जूतों की आवाज किसी बजरी कुचलने वाले बुलडोजर की तरह गूंज रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे बात करने से भी डर रहे थे कि कहीं वह टूट ना जाए। करीब 10 मिनट बाद वे एक कलकल बहते झरने के किनारे एक साफ जगह पर पहुंचे। वहां कुछ लकड़ी के लट्ठे बिखरे हुए थे जिन्हें जानबूझकर आराम करने के लिए रखा गया था। कोई इस जगह का इस्तेमाल फुर्सत के पलों के लिए, शायद मछली पकड़ने के लिए करता रहा होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वक्त ने इसे पूरी तरह भुला दिया है। कोई भी, यहां तक कि मवेशी भी, अब इस सुनसान और भूली बिसरी जगह का इस्तेमाल करते नहीं लग रहे थे। लकड़ी के लट्ठों पर काई जम गई थी। जमीन पर बेलों ने एक घना जाल बुन लिया था। अंकुर ने एक लट्ठे पर अपना रुमाल फैलाया और उस पर बैठ गया। उसने और आगे न जाने का फैसला किया। यह वाकई एक खूबसूरत जंगल था और अधिक घूमने के लिए उन्हें अगले दिन नाश्ते के बाद जल्दी निकलना चाहिए, लंच पैक करवाना चाहिए और दिन भर की ट्रैकिंग पर जाना चाहिए। झरना लुभावना था। मोहित सीधे उसकी ओर लपका। मोहित, सावधान रहना। याद है श्याम हमें झरने में जाने से मना कर रहा था। मुझे लगता है कि ये पहाड़ी लोग डरपोक होते हैं। इसमें मुश्किल से 2 फीट गहरा पानी है। अपने जूते और मोजे उतारकर उसने अपने पैर पानी में डाले और फिर जैसे ही बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके गर्म पैरों से टकराया, वह चिल्ला उठा। वह हाँफते और हंसते हुए बाहर कूदा। उसने अपनी हरकतें कई बार दोहराई, एक बच्चे की तरह उछलते कूदते हुए। अंकुर अपने स्थान से उसकी मौज मस्ती देख रहा था। वह भी उस मस्ती में शामिल होना चाहता था, पर आज उसके मूड को कुछ हो गया था। उसे बहुत उदासी महसूस हो रही थी। वह बस गुमसुम बैठा रहा और हल्की सी मुस्कान दी। सूरज अब छोटी के पीछे से केवल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। गहरी लाल किरणें पहाड़ के सिर पर ताज की तरह फूट रही थी। यह एक शानदार नजारा था और अंकुर ने मोहित को इसकी ओर इशारा किया। उसने अपनी उछल कूद बंद कर दी और स्थिर खड़ा हो गया। उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। फिर सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे डूब गया, जिससे अंकुर को अचानक एक ऐसी कमी महसूस हुई जिसे वह समझा नहीं सका। पास ही में एक तेज हलचल ने उसका ध्यान खींचा। उसने खौफ के साथ देखा कि मोहित लड़खड़ाते हुए झरने की ओर जा रहा था। वह झरने के किनारे घास के गुच्छों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वह सिर के बल झरने में गिरने से बच सके। अंकुर की सांसें थम गईं।
इससे पहले कि वह मदद के लिए पहुंच पाता, मोहित किसी तरह पानी से बाहर आने में कामयाब रहा। मोहित ही वह पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। अंकुर, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या होता अगर मैं झरने में बह जाता? वह चिल्लाया, गुस्से में अपने कपड़ों से पानी निचोड़ने की कोशिश करते हुए। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मोहित ने अंकुर को घूरा और महसूस किया कि वह अभी भी लट्ठे पर बैठा है और उसे हक्का बक्का होकर देख रहा है। क्या वह नाटक कर रहा है? क्या उसने मुझे धक्का दिया और फिर इतनी मासूमियत से वापस लट्ठे पर आकर बैठ गया? क्या कोई काम इतनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? और वह ऐसा क्यों करेगा? अंकुर एक समझदार इंसान है। अंकुर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम सुन रहे हो? मोहित की आवाज इतनी तेज थी कि एक विशाल शाहबलूत के पेड़ पर आराम कर रहे कौवों का झुंड परेशान हो गया। वे कांव कांव करते हुए उड़ गए, गुस्से में पंख फड़फड़ाते हुए। उनकी गहरी छाया उन पर पड़ने वाली रोशनी को ढांक रही थी। क्यों चिल्ला रहे हो मोहित? बच्चों जैसी हरकतें बंद करो और झरने के पास मत खेलो। तुम उसमें गिरने ही वाले थे। भले ही तुम्हें तैरना आता हो, पर तेज बहते झरने से बाहर निकलना आसान नहीं होता। लेकिन मेरा संतुलन नहीं बिगड़ा था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सूरज को देख रहा था। मोहित के चेहरे पर उलझन भरा भाव था। क्या तुमने मुझे पीछे से धक्का नहीं दिया? शायद मजाक में? क्या बकवास है? क्या मैं बेवकूफ हूं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? यह खतरनाक हो सकता है। इतनी समझ तो एक छोटे बच्चे में भी होती है। अंकुर पल भर के लिए नाराज हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे का भाव अब बदल गया। वह तनावग्रस्त और चिंतित लग रहा था। धीरे से उठते हुए उसने कहा, मोहित, चलो वापस चलते हैं। बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधेरे में इस सुनसान जंगल में फंसना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता क्यों। और अपना वाक्य पूरा किए बिना यह देखे कि मोहित उसके पीछे आ रहा है या नहीं, वह मुड़ा और तेजी से लॉज की ओर चल दिया। मोहित ने अपने जूते और मोजे उठाए और नंगे पांव उसके पीछे भागा। उसकी जीन्स से पानी टपक रहा था। पहाड़ों की खासियत के अनुसार रात किसी शिकार का पीछा करने वाले सांप की तरह रेंगती हुई आने लगी। घटती रोशनी के साथ अंकुर का साहस भी फीका पड़ने लगा और उसकी निराशा के साथ उसके दिल में एक अकथनीय डर समा गया। उसने दूर दराज के हिमालय के पहाड़ों की यात्रा की थी, तंबुओं में रहा था या गर्मियों में बस खुले में सो गया था। उसने तारों से भरे नीले आसमान का कितना आनंद लिया था। पहाड़ों पर तारे और ग्रह इतने पास दिखाई देते थे जैसे कोई हाथ बढ़ाकर उन्हें मुट्ठी में कर सकता हो। उसने पहले कभी डर का एक अंश भी महसूस नहीं किया था, कभी नहीं। आज क्या गलत था? वह मोहित के साथ सुरक्षा की तलाश में लॉज की ओर भागा। जब तक वे लॉज पहुंचे, वह अंधेरे में घिर चुका था। बरामदे के एक कोने में एक 40 वॉट का नंगा बल्ब मध्यम जल रहा था। जैसे ही वे बरामदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़े, उन्होंने देखा कि एक कोने में रखी रॉकिंग चेयर धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई उस पर से उठा है। किशन, श्याम, अंकुर की आवाज गूंजी। पीली दीवारों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। अंकुर ने कई बार आवाज लगाई और तेज, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह क्या हो रहा है? मोहित बरामदे में खड़ा होकर बड़बड़ाया। वे जवाब क्यों नहीं दे रहे? वह अब किसी तूफान में फंसे पेड़ की तरह कांप रहा था। उसके गीले पैर और टांगें सुन्न हो रही थीं। मुझे नहीं पता, कहीं कोई रोशनी नहीं है, रसोई में भी नहीं। पता नहीं वे दोनों कहां हैं। अंकुर को अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला। कमरा किसी भूमिगत गुफा की तरह अंधेरा था। उसने इलेक्ट्रिक स्विच ढूंढने के लिए अपनी पेंसिल टॉर्च निकाली। कमरा अचानक एक तेज चकाचौंध वाली रोशनी से भर गया। उन्होंने देखा कि कमरे में छोटी मेज पर खाने की प्लेटें सजी हुई थीं। मेज पर एक हॉट केस और एक फ्लास्क रखा था। अंकुर ने अपने बैग से एक बड़ी टॉर्च निकाली और मोहित के साथ कमरे से बाहर निकला। वे उस हिस्से की ओर गए जहां दोपहर का खाना परोसा गया था, शायद रसोई। दरवाजे पर बाहर से एक बड़ी कुंडी लगी थी।
वे स्विच ढूंढने में कामयाब रहे और देखा कि रसोई साफ सुथरी थी, बर्तन धोए जा चुके थे। फिर उन्होंने पास के कमरे में झांका। वह गोदाम, पेंट्री था, जहां अब जीवन का कोई निशान नहीं था। मोहित ने नौकरों के नाम पुकारे, लेकिन फिर से उन्हें एक रहस्यमयी खामोशी का सामना करना पड़ा। अरे यार अंकुर, वे कहां गायब हो गए? अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और उन्होंने कहा था कि डिनर 6 बजे परोसा जाएगा। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। आई एम सॉरी, मैंने आने के लिए गलत जगह चुनी। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगा कि वे इतनी घटिया सर्विस देंगे? फिर मोहित ने माथा सिकोड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, जैसे बहुत सारे कान उन्हें सुन रहे हों। इसका मतलब है कि आज रात लॉज में कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों। अंकुर ने हताशा में सिर हिलाया और कमरे की ओर वापस चल दिया। मोहित जल्दी जल्दी उसके पीछे हो लिया। क्या तुम भी डरे हुए हो? मोहित ने अंकुर को दरवाजा बंद करते और फिर अपने कमरे की कुंडी चेक करते हुए देखा। किससे डरूं? जंगली जानवरों से। मुझे यकीन है कि यहां कोई बड़े जानवर नहीं है। पहाड़ों पर हाथी नहीं होते और केवल वे ही इस मजबूत दरवाजे को तोड़ सकते हैं। अंकुर हल्के मन से हंसा, हालांकि उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। मैं डरा हुआ हूं अंकुर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं रहा। मीलों दूर तक कोई नहीं है। हम अलग थलग पड़ गए हैं। अंकुर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। हालांकि वह इस बात से पूरी तरह परेशान था। डर से फटी अपनी आंखों से चारों ओर देखते हुए मोहित ने अपनी बात जारी रखी। अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो कोई उपलब्ध नहीं है। कोई हमारी चीखें नहीं सुनेगा। मुझे डर है कि हमें किसी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए यह जानबूझकर की गई चाल है। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया और अपनी जेब से रुमाल निकाला। अंकुर ने देखा कि वह कांप रहा था और उसे पसीना आ रहा था। अपना चेहरा पोंछते हुए मोहित खिड़की की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में दहशत उतनी ही साफ थी जितनी चारों ओर फैली डरावनी खामोशी। वह वापस मुड़ा और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुमने फिल्म वैकेंसी देखी है, जहां एक युवा जोड़ा एक दूर दराज के मोटल में फंस जाता है, जिसका मालिक सीरियल किलर और मनोरोगी होते हैं, जो वीडियो भी बनाते हैं? अंकुर ने उसे जोर से टोका। मोहित, ये डरावनी बातें बंद करो। क्या तुम्हें हॉरर फिल्मों पर चर्चा करने के लिए इससे बेहतर समय और जगह नहीं मिली? और वह सिर्फ एक फिल्म थी। उसने झुंझलाहट में सिर हिलाया। नहीं, वह एक सच्ची घटना पर आधारित थी। मैंने इसे कहीं पढ़ा था। फिर अपनी आवाज और धीमी करते हुए मोहित ने कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मेरा मतलब है कि आसपास खतरा हो सकता है और हमें पता भी नहीं है। जब लॉज में मेहमान हो तो स्टाफ बस गायब क्यों हो गया? क्या यह अजीब नहीं है? वे शायद रात में हम पर हमला करने के लिए कहीं छिपे होंगे। कुछ नहीं होने वाला मोहित, डरपोक मत बनो। तुम अपनी इन डरावनी कहानियों से मुझे भी डरा रहे हो। तुम्हें पता है, हिमाचली बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं। मैंने यहां कभी अपराध के बारे में नहीं सुना। यह महसूस करते हुए कि उसकी सलाह उस डरे हुए आदमी पर किसी दीवार से टकराई गेंद की तरह वापस आ गई है। वह उसकी ओर दया भाव से मुस्कुराया। देखो, मेरे पास एक सेना वाला चाकू है और काली मिर्च स्प्रे, पेपर स्प्रे की एक बोतल, और मैं मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हूं। तो तुम चिंता मत करो, बस आज की रात है। कल हम वापस कुल्लू चले जाएंगे और वहां कोई होटल ढूंढ लेंगे। शहर के आसपास अच्छे ट्रैक हैं। हम सुबह होते ही यह जगह छोड़ देंगे, ठीक है? उसने मोहित की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, जिसने हल्के से सिर हिलाया। वह अंकुर की बात से कुछ शांत लग रहा था। अंकुर ने उसे तसल्ली देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। अब अपने गीले कपड़े उतार दो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जब मोहित ने जल्दी से कपड़े बदले, अंकुर ने फ्लास्क खोला। जैसा कि उम्मीद थी, उसमें गर्म भाप निकलती चाय थी। एक प्लेट फॉयल से ढकी थी। उसने फॉयल हटाया और देखा कि बिस्कुट करीने से सजे हुए थे। कम से कम केयरटेकर हमें अच्छा खिला रहे हैं, उसने टिप्पणी की और मेज पर रखे 2 कपों में चाय डाली। मोहित, आओ, एक कप गर्म चाय का आनंद लो। अपने फोन पर संगीत बजाने के बारे में क्या ख्याल है? तुमने कहा था कि तुमने कुछ शानदार संगीत डाउनलोड किया है। मोहित ने अपना चेहरा पोंछा।
एक फीकी मुस्कान दी और उसके पास आ गया। उसने अपने नाइट सूट बदल लिए थे। उसने अंकुर के पास बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। उन्होंने खामोशी से चाय पी। मोहित ने अपने फोन पर संगीत बजाया। उन्होंने अपनी उदासी दूर करने के लिए कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड गाने सुने और संगीत के साथ ताल मिलाई। अंकुर ने मोहित को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, खामोश और बेजान। तो रूही खुश नहीं थी कि तुम उसके बिना ट्रिप पर जा रहे हो? हाँ, वह थोड़ी परेशान थी। हमारी बहस भी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे कभी कभी चिल करने, अपना दिमाग तरोताजा करने की जरूरत है और मैं बस एक छोटा सा शांतिपूर्ण ब्रेक मांग रहा था। वह हंसा, लेकिन इतना भी शांतिपूर्ण नहीं। अच्छा हुआ कि मैं रूही और अपनी प्यारी शीना को साथ नहीं लाया, वे इस जंगल में पागल हो जाती। रूही बहुत सामाजिक है, तुम्हें पता है। उसे शोर शराबा पसंद है, पार्टी, संगीत, डांस। और शीना अपनी मां पर गई है। वह बहुत छोटी है पर उसे मजेदार जगहें पसंद है। तुम्हें पता है मोहित, कुल्लू अपनी शालों के लिए मशहूर है। रूही के लिए एक अच्छी महंगी पश्मीना शाल खरीदना, अगर तुम वापसी पर उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते। अंकुर हंसा, साफ तौर पर मोहित का मन बहलाने के लिए। मोहित ने धीरे से सिर हिलाया। मैं खरीदूंगा। मैं रूही के लिए एक खूबसूरत शाल खरीदूंगा। वह मेरी जिंदगी है। मैं उससे प्यार करता हूं और शीना मेरी जान है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे उन दोनों की इतनी याद आ रही है। मैं अभी उनके पास वापस भाग जाना चाहता हूं। और इसके बाद मोहित फिर चुप हो गया। उन्होंने तय किया था कि वे छुट्टी के दौरान काम की चर्चा नहीं करेंगे और अंकुर को चर्चा करने के लिए कोई और विषय नहीं सूझ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग रेस्ट मोड पर चला गया है। मोहित बहुत ज्यादा उदास हो रहा था। उसके साथ बातचीत करना मुश्किल होता जा रहा था। उसने मोहित की सुस्त हालत को देखा। उसका सिर कुर्सी की पीठ पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। वह जाहिर तौर पर खुद को वर्तमान की अप्रिय वास्तविकता से काटने की कोशिश कर रहा था। यह निश्चित रूप से एक मुश्किल स्थिति थी जिसमें वे फंस गए थे। अंकुर कुछ देर बैठा सोचता रहा। कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? वे बहुत अमीर नहीं थे, न ही वे बहुत सारा कैश लेकर चल रहे थे। केयरटेकर और रसोइया साधारण भरोसेमंद आदमी लग रहे थे, तो न कि कोई सीरियल किलर। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वे इस तरह हड़बड़ी में क्यों भाग गए। मुझे कल उनसे इस बारे में पूछना ही होगा। थकान उस पर हावी हो गई। उसने जम्हाई ली और अपने बिस्तर पर ढह गया। जॉर्ज माइकल की आवाज कमरे में भर गई, दीवारों की दरारों से बाहर निकली और उस सुनसान इलाके में गूंजने लगी। सबसे अजीब चीजें, मेरी जिंदगी ले लो, वक्त चाकू घुमा रहा है। अंकुर इतना थका हुआ था कि कुछ ही मिनटों में वह डरावने सपनों वाली बेचैन नींद में सो गया। उसने सपना देखा कि बहुत से लोगों ने उनके कमरे पर हमला कर दिया है, लेकिन वह लाख कोशिश के बावजूद उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अंधेरे ने उन्हें ढक रखा था। वे चारों ओर घूमे और फिर मोहित को घसीटने लगे। मोहित रो रहा था, विरोध कर रहा था, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा था, लेकिन अंकुर खुद को लाचार महसूस कर रहा था। उसने कोशिश की लेकिन अपने बिस्तर से नहीं उठ सका। वह अभी भी अपने दोस्त की मदद के लिए भागने की भरपूर कोशिश कर रहा था कि तभी वह चौंक कर जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसने देखा कि मोहित शांति से कुर्सी पर सो रहा था, जहां वह उनकी वापसी के बाद से बैठा था। उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, यह सिर्फ एक सपना था, हालांकि एक भयानक सपना। उठो मोहित, अब डिनर का समय हो गया है। मोहित मुस्कुराया, जम्हाई ली, अपनी बाहें फैलाईं और फिर खड़ा हो गया। यार, तुमने मेरा प्यारा सपना तोड़ दिया। मैं झरने में तैर रहा था, बहुत हल्का और बेफिक्र महसूस कर रहा था। लोगों का एक समूह मेरा इंतजार कर रहा था, मुस्कुराते हुए मुझे जल्दी करने का इशारा कर रहे थे, लेकिन तभी तुम मेरे कान में चिल्लाए। उसने अंकुर को ऐसे घूरा जैसे उसने उसका जैकपॉट जीतने वाला लॉटरी टिकट फाड़ दिया हो। चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना अभी भी गर्म था और बुरा नहीं था।
उन्होंने खामोशी से दाल और मटर पनीर के साथ गुनगुनी रोटियां खाईं। किशन वाकई एक अच्छा रसोइया है, मोहित ने मुंह भरते हुए कहा और अंकुर ने सिर हिलाया। मिठाई में स्वादिष्ट खीर थी। खाने ने उनके मूड को थोड़ा सुधार दिया। डिनर के बाद उन्होंने अपने सपनों, भविष्य और अपने परिवारों के बारे में तब तक बातें की जब तक कि सफर और दिन भर की थकान उन पर हावी नहीं होने लगी। करीब 11 बजे वे अपने बिस्तरों में घुस गए। आसपास की खामोशी एक बार फिर उन पर हावी होने लगी। वे रात की तरह चुपचाप अपने बिस्तरों में लेट गए। धीमा संगीत कमरे में बजता रहा। धुन बदल गई थी। मोहित के फोन पर फिल्म द फाउंटेन का संगीत बज रहा था। यह इतना डरावना और इतना निराशाजनक लग रहा था कि इसने उनकी काफी हद तक शांत हो चुकी आत्माओं को फिर से उदास करना शुरू कर दिया, जिससे उनके मन में उदासी और अवसाद घर करने लगा। मोहित ने उन निराशाजनक धुन को बजने दिया जब तक कि अंकुर ने आपत्ति नहीं जताई। मोहित, मैंने तुम्हारा यह डरावना संगीत बहुत सुन लिया। यह अच्छा है, लेकिन मुझे दुखी कर रहा है। इस संगीत के लिए यह सही जगह और समय नहीं है। इसे बंद करो और सो जाओ। याद है, हमें जल्दी उठना है और यहां से निकलना है। मोहित ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात मानी। हां, हम जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएंगे। मैं 6 बजे उठ जाता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? जब वॉशरूम फ्री हो जाए तो मुझे जगा देना। अंकुर ने लाइट बंद कर दी। बाथरूम की लाइट जलती छोड़ दी गई थी। वह दरवाजे के नीचे से छन कर आ रही थी, जिससे कमरा पूरी तरह अंधेरा होने से बच गया। अंकुर को अब बहुत नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह थोड़ी देर सो चुका था। अकेलापन उसके दिमाग पर हावी होने लगा और वह और अधिक सतर्क हो गया। उसने खिड़की के पर्दे से छनकर आती चांदनी की सुनहरी किरणों को देखा, जो मोहित के बिस्तर पर अपना आभा बिखेर रही थी। उसने मोहित को कुछ देर करवट बदलते देखा और फिर वह स्थिर हो गया। वह शायद सो गया था। अंकुर काफी देर तक जागता रहा। जंगल की आवाजों को सुनता रहा। पेड़ों से गुजरती हवा की साहें साहें, सूखे पत्तों की सरसराहट, दूर से किसी उल्लू की आवाज और झींगुरों की कानों में चुभने वाली वो चिरचिर की आवाज, ट्रिट 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 ट्रिट। वह अलगाव, घबराहट पैदा करने वाला था। उसने पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। उसके दिमाग के पीछे कुछ उसे असहज कर रहा था। शाम की अजीब घटनाओं ने एक बार फिर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। लॉज के कर्मचारी डिनर परोसने से पहले ही क्यों भाग गए थे? यह अजीब था। उनके इस व्यवहार के पीछे कोई न कोई वजह जरूर रही होगी। और मोहित को झरने में किसने धक्का दिया? आसपास कोई दिखाई देने वाली रूह नहीं थी। बरामदे की झूलने वाली कुर्सी अपने आप क्यों हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो, उन्हें अंदर आते हुए देख रहा हो। लॉज पूरी तरह सुनसान था। वहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। इन विचारों ने उसे बेचैन कर दिया। अंकुर, खुद को डराना बंद करो। बस आज की रात, हमें बस यह रात यहां बितानी है और कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने विचारों को किसी सुखद चीज की ओर मोड़ने की कोशिश की। उसने अपने परिवार, अपनी मां और पिताजी और अपनी बहन के बारे में सोचा। उसे उन सब के लिए तोहफे खरीदने चाहिए। उसने उन्हें काफी समय से नहीं देखा था। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था। हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में परिवार के महत्व को कैसे भूल जाते हैं। अब उसे उनकी बहुत याद आ रही थी, खासकर अपने पिता की, जो पूरे परिवार के लिए एक निडर सहारा थे। उसने अगले महीने लंबे वीकेंड पर उनसे मिलने जाने की योजना बनाई। धीरे धीरे वह एक बेचैन नींद में सो गया। आधी रात के करीब वह अचानक चौंक कर जाग गया। क्या उसने कुछ आवाजें सुनी थी? वह कहां था? यह उसका कमरा नहीं था। वह इस अजीब अनजान जगह पर क्यों था? उसे यह याद करने में कुछ समय लगा कि वह कहां है। फिर वह घबरा गया। वह और मोहित लॉज में अकेले थे और उसने उस भारी सन्नाटे में बिल्कुल साफ आवाजें सुनी थी। अजीब आवाजें। कोई अनजान व्यक्ति कमरे में था। यह एक प्रबल भावना थी। नहीं, वहां एक से ज्यादा मौजूदगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे पर किसी ने हमला कर दिया हो। वह अपने बिस्तर में जम गया। आवाजें तेज हो गईं। अब उसने कुछ मंत्रोच्चार सुना,
एक अजीब भाषा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह शरीर से बाहर कूद जाएगा। गरम रजाई के अंदर उसका शरीर कांप रहा था। वे आवाजें मोहित के बिस्तर के पास से आ रही थीं, एक रहस्यमयी, डरावनी और लयबद्ध गूंज। वे कमरे में कैसे घुसे? दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी। उसने सोने से पहले बाथरूम की खिड़की भी चेक की थी। उसे याद था कि उसने बाथरूम की लाइट जलती छोड़ी थी। वहां की रोशनी आंशिक रूप से कमरे में छनकर आ रही थी, जिससे सब कुछ काफी हद तक दिखाई दे रहा था। अब केवल अंधेरा था। चांदनी कहां गई? उसने खिड़की की ओर देखा। कोई चीज खिड़की पर रोशनी रोक रही थी। मोहित के बिस्तर के पास कौन था? वह डरा हुआ था। उसका दोस्त मुसीबत में था। क्या वह खतरे में था? हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे से अपना सिर मोहित के बिस्तर की ओर घुमाया। चांदनी अब दिखाई दी, धुंधली सी, लेकिन मोहित के ऊपर कुछ परछाइयां झुकी हुई थीं। अंकुर के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह सपना देख रहा था? उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बांधी और अपने हाथ खोले। वह इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह पत्थर जैसा हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि वह जाग रहा है। कमरे में अनदेखी, अनकही चीजें थीं। भूत? क्या यही वजह है कि लॉज के दोनों कर्मचारी रात होने से पहले जाने की जल्दी में थे? क्योंकि यह लॉज प्रेतबाधित है? मंत्रोच्चार अचानक रुक गया। मोहित धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था, अपने आसपास की घटनाओं से पूरी तरह अनजान। जंगल की गहराई से कुछ सियार हुआ करने लगे। अंकुर कांप उठा। फिर सब कुछ विचलित करने वाला शांत हो गया। अंकुर ने टॉर्च मेज पर रखी थी। उसने महसूस किया कि उसे इसे अपने पास बिस्तर पर रखना चाहिए था। अब वह उसे लाने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने से डर रहा था। कहीं वह कमरे में मौजूद किसी भी चीज का ध्यान अपनी ओर न खींच ले। वह हिलने या सांस लेने से भी डर रहा था। उसका दम घुट रहा था। वह करीब 15 मिनट तक जागता रहा और सन्नाटा खींचता गया। फिर वह वापस नींद में जाने लगा। एक बार फिर एक अशांत नींद, जैसे आधा जागता हुआ मन और लकवाग्रस्त शरीर। वह मुश्किल से आधे घंटे ही सोया होगा जब वह फिर से एक आवाज से जाग गया। यह एक जोरदार पुकार थी। क्या किसी ने आओ कहा था? क्या मोहित कुछ कह रहा था? अंकुर की आंखें सोरठ पोड़की खाओ फट गईं। उसने आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए चारों ओर देखा। कमरा खाली था। शायद वह सपना देख रहा होगा। मोहित सो रहा था। चांदनी अब और भी तेज थी। सीधे मोहित के बिस्तर पर उसकी सफेद रजाई पर पड़ रही थी। उसे एक लहरदार चांदी की धारा में बदल रही थी। अंकुर ने उसके आसपास की जगह की बारीकी से जांच की। वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज उसे जगाने के लिए काफी तेज थी और वह फिर से मोहित के बिस्तर की दिशा से ही आई थी, ऐसा लगा। खिड़की? क्या उनके कमरे के बाहर कोई था? आधी रात के इस पहर और इस निर्जन जंगल में कौन हो सकता था? क्या उनकी जान खतरे में थी? नेटवर्क भी नहीं था। यह विचार डरावना था। अंकुर कांपने लगा। उसने अपनी इस कीमती छुट्टी के लिए इस सुनसान जगह को चुनने के लिए खुद को कोसा। यह मूर्खता थी। वह अति आत्मविश्वास में था। और फिर वह मुस्कुराया। मैं भी कितना मूर्ख हूं। जरूर मोहित नींद में बात कर रहा होगा। ठीक उसी पल मोहित उठने लगा। पहले उसका सिर और फिर वह कमर से ऊपर उठा। अंकुर ने खौफ के साथ देखा कि वह 1 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर सीधा और निश्चल बैठा रहा और फिर बिस्तर से बाहर निकल गया। अंकुर फिर मुस्कुराया। बिल्कुल, मोहित टॉयलेट जाना चाहता होगा। मुझे क्या हो गया है? मैं बिना मतलब घबरा रहा हूं। यह सुनसान जंगल मेरी नसों को झकझोर रहा है। खुद पर नाराज होकर अंकुर करवट लेकर सो गया। शायद 1 घंटे बाद वह फिर से जागा। उसे टॉयलेट जाने की जरूरत थी। उसने स्वाभाविक रूप से मोहित को चेक किया। वह कहां है? फिर से टॉयलेट? वह टॉयलेट तक गया, लेकिन वह खाली था। मोहित, उसने आवाज दी। किसी बारे कोई जवाब नहीं मिला। वह कहां था? क्या वह पागल आदमी बाहर चला गया? अंधेरे में वह दरवाजे की ओर भागा। कुंडी खुली थी। अंकुर ने दरवाजा धकेला। वह हिला नहीं। उसने उसे जोर से हिलाया और दरवाजा खड़खड़ाया, लेकिन वह मजबूती से बंद रहा। दरवाजा साफ तौर पर बाहर से बंद था। यह किसने किया? मोहित ने। पर क्यों? आशंका किसी सुनामी की तरह उस पर छा गई, उसे डुबोती हुई, उसका दम घोंटती हुई। उसके माथे से पसीना बह रहा था।
अब पूरी तरह डरा हुआ अंकुर लाइट जलाई और दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगा। वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह इस्तेमाल कर सके। उसने दरवाजे को देखा। वह ठोस लकड़ी का बना था। वह इसे अपने खाली हाथों से कतई नहीं तोड़ सकता था। उसने एक कुर्सी उठाई और उसे दरवाजे पर कई बार वार किया। कुर्सी की टांग टूट गई। कुछ खरोंचों के अलावा दरवाजा जिद पर अड्डा बंद ही रहा। अंकुर दरवाजे से पीछे हटा और धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गया, कांपते हुए, अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए। मोहित कहां था? अगर उसे कुछ हो गया तो वह क्या सफाई देगा? क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? वे कहेंगे कि आखिरी बार उसे मेरे साथ देखा गया था। मैं अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ूंगा। भगवान, कृपया मेरी बात सुनो। कृपया कृपया भगवान, मुझे बचा लो, मोहित को बचा लो। वह एक अच्छा इंसान है, उसका परिवार है, एक युवा पत्नी और एक छोटी बेटी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा? कृपया मोहित, वापस आ जाओ। झरने के पास मत जाना भाई, वहां कुछ है। या यहां। वह बिस्तर से दरवाजे तक, दरवाजे से बिस्तर तक, खिड़की तक, फिर वापस कुर्सी पर दौड़ता रहा। वह गहरी प्रार्थना और मौत के डर के बीच झूल रहा था। उसे किसी से संपर्क करने की जरूरत थी। डैड। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। कुछ नहीं, कोई नेटवर्क नहीं था। हताश होकर उसने फोन बिस्तर पर पटक दिया। संचार का यह महत्वपूर्ण साधन यहां बेकार था। उसने बहादुरी से फिर से खिड़की की ओर कदम बढ़ाए और बाहर झांकने के लिए पर्दा हटाया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लोहे की मजबूत सलाखों ने उसके बाहर निकलने का रास्ता रोक रखा था। बेबसी में वह वापस कुर्सी पर बैठ गया। बाहर अभी भी कोई आवाज नहीं थी जिसके लिए वह दिल से दुआ कर रहा था। किसी चीज का संकेत देने वाली कोई आवाज, बस कुछ भी। वह घबराहट में अपने हाथ मरोड़ते हुए और प्रार्थना करते हुए बैठा रहा। तभी उसे एक ख्याल आया। मोहित के चले जाने के बाद भगवान ही जाने कहां अब मैं अकेला हूं। क्या यह जानबूझकर किया गया है? क्या अगला निशाना मैं हूं? किसका? क्या सच में यहां भूत हैं जो इस लॉज को घेरे हुए हैं? और क्या वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यहां पक्का कुछ है। मुझे बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया से लेकर अब तक कितने संकेत मिले, लेकिन मैंने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ रहा हूं। अब मैं क्या करूं? अंकुर अपना बैग खोलने के लिए भागा। उसने अपना चाकू और पेपर स्प्रे का डिब्बा निकाल लिया। क्या ये चीजें उन पर काम करेंगी? उसे यकीन नहीं था। मोहित के साथ कुछ हुआ है। अब मेरी बारी है। क्या ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल हैं? अंकुर उठा और उसने अपना मोबाइल उठाया। प्यारे मम्मी और पापा, उसने मैसेज में लिखा, मैं एक अजीब जगह फंस गया हूं। मैंने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। यहां कुछ है और मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में है। अगर मैं आपसे दोबारा ना मिलूं तो कृपया याद रखिएगा कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करता था। और मेरी ठीक उसी पल बाहर एक आवाज हुई। कोई कुंडी से छेड़छाड़ कर रहा था। उसने जल्दी से सेंड बटन दबाया और फोन अपने बैग में डाल दिया। नेटवर्क मिलते ही उसकी मां को मैसेज मिल जाता। फिर वह सतर्क और तैयार खड़ा हो गया, अपना पेपर स्प्रे हाथ में लिए। दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। उसने सीधे उसकी ओर देखा, सिर हिलाया, मुस्कुराया और फिर वापस बिस्तर की ओर चल दिया। मोहित, तुम कहां थे यार? कहां चले गए थे? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। यह क्या तरीका है बाहर से दरवाजा बंद करना? यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हें पता है, हमारे लिए यहां कोई मदद नहीं है। और तुम बाहर चले गए। नींद नहीं आ रही थी। बरामदे में बैठा था, सिगरेट पीने के लिए रॉकिंग चेयर पर। मोहित फिर मुस्कुराया और अपने बिस्तर में घुस गया। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा, मैंने लाइट जलाई, मैंने दरवाजा पीटा। इससे तुम्हें संकेत मिल सकता था कि मैं जाग गया हूं और चिंतित हूं। फिर भी शिकायत करना बंद करो। लाइट बुझाओ, सो जाओ, हम जल्दी निकल रहे हैं। मोहित जोर से खांसा और अपनी रजाई के अंदर दुबक गया। देखो, तुम्हें ठंड लग गई है, बाहर नहीं जाना चाहिए था। अंकुर ने उसे डांटा। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और राहत की गहरी सांस ली।
मोहित कुछ देर खांसा और फिर उसकी ओर पीठ करके शांत हो गया। अंकुर काफी देर तक जागता रहा। यह एक बड़ी राहत थी कि मोहित ठीक था। बेवकूफ आदमी, मुझे बुरी तरह डरा दिया। पागल कहीं का, मैं इसके साथ कभी दोबारा कहीं नहीं जा रहा। जब अंकुर को कुछ महसूस हुआ और उसने अगली बार आंखें खोली तो उसने देखा कि मोहित उसके बिस्तर के पास खड़ा है, उसे नीचे घूर रहा है। अब क्या? उठो, हम जा रहे हैं, मोहित रूखे स्वर में बोला और बाथरूम में चला गया। उसका गला खराब हो गया है, सर्दी लग गई है। आधी रात को बाहर बैठने का यही नतीजा होता है। अजीब आदमी है। यह आखिरी बार है जब मैं इसके साथ छुट्टी पर आ रहा हूं। इसने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया। अंकुर अपना सामान पैक करते हुए और बाथरूम के खाली होने का इंतजार करते हुए मन ही मन भुनभुनाया। जब अंकुर बाथरूम से बाहर आया तो मोहित अपना भारी बैग अपनी पीठ पर लिए तैयार था। उसकी हड़बड़ी उसकी आधी दबी हुई शर्ट और बिखरे बालों से साफ झलक रही थी। उसका नाइट सूट अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। मोहित, तुमने सब कुछ पैक भी नहीं किया है। मुझे पता है तुम्हें यहां से निकलने की जल्दी है, लेकिन अंकुर ने उसके कपड़े उठाए और उन्हें उसके बैग में ठूंस दिया। जब वे अपने कमरे से बाहर निकले तो अंधेरे को चीरते हुए भोर हो चुकी थी। ठंडी हवा जंगल से होकर गुजरी और उनके चेहरों से टकराई, जिससे वे तुरंत ताजा और सतर्क हो गए। अंकुर लंबे लंबे कदम भरते हुए आगे चला। वह अभी भी मोहित से नाराज था। घिसटते कदमों की आवाज ने उसे यकीन दिलाया कि मोहित उसके पीछे आ रहा है। वे खामोशी से चलते रहे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से उग रहा था। चोटियां सुनहरी आभा में नहाने लगी थीं। अंकुर के मन में एक अद्भुत शांति छा गई। आखिरकार हम बाहर आ गए। भगवान का शुक्र है कि रात बिना किसी गंभीर हादसे के बीत गई। जल्द ही वे गांव पहुंच गए। अंकुर उस घर के बंद दरवाजे के सामने रुका जहां उन्होंने कल चाय पी थी। क्या बूढ़े आदमी ने नहीं बताया था कि उसका बेटा लॉज में काम करता है? अंदर से आवाजें आ रही थीं, जिससे पता चलता था कि घर वाले जाग गए हैं। चलो, किशन और श्याम को ढूंढते हैं। उन्हें डांट लगाने की जरूरत है। मोहित तेजी से आगे निकल गया। अंकुर ने उसे हड़बड़ी में आगे बढ़ते हुए देखा। जल्द ही वह उससे काफी दूर निकल गया। अंकुर ने झुंझलाकर अपना पैर पटका। हम चाय के लिए आधा घंटा आसानी से निकाल सकते थे, वह चिल्लाया। उसे सुबह की चाय की सख्त जरूरत थी। उसका सिर फटने लगा था। बस छूट जाएगी, उसने मोहित की दूर से आती आवाज सुनी। कल रात उसने मुझे डर और चिंता के कितने भयानक पल दिए। पहले तो वह डरपोक बन रहा था और फिर निडर होकर उस सुनसान डरावनी रात में बाहर निकल गया। मुझे यह भयानक सिरदर्द दे दिया और अब यह सन की एक कप चाय के लिए भी नहीं रुक रहा है। अंकुर ने अपने दांत भींचे और मोहित को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। जल्द ही वे गांव से बाहर निकल गए और बस स्टॉप की ओर आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगे। मोहित तेजी से आगे बढ़ता रहा। इतनी तेज चढ़ाई चढ़ने से अंकुर की सांसें फूलने लगी थीं। इतनी जल्दी क्या है भाई? उसने आवाज लगाई, लेकिन मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बिना एक शब्द बोले चलते रहे। 8 बजने वाले थे जब वे सड़क पर पहुंचे। उनकी गर्दन से पसीना टपक रहा था। सूरज अब क्षितिज पर आ चुका था, उन पर अपनी गर्माहट लुटा रहा था। वे एक चट्टान पर बैठ गए। उनकी पीठ एक दूसरे से छू रही थी। एक गूंगा सन्नाटा उन्हें घेरे हुए था। कल रात का अनुभव बहुत थकाने वाला था। अंकुर थका हुआ था, अभी भी उसके असर से जूझ रहा था, लेकिन वे सुरक्षित थे। मोहित सुरक्षित था और यही राहत के लिए काफी था। वह लॉज निश्चित रूप से प्रेत बाधित था। वे आवाजें असली थीं। उनके कमरे में कोई अनदेखा व्यक्ति मौजूद था। यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगा, अंकुर ने मन ही मन कसम खाई। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद एक बस आई। बीच की 2 सीटों को छोड़कर बाकी सब खाली थीं। अंकुर ड्राइवर की सीट के पीछे बैठ गया और मोहित उसके बगल में ढह गया। कंडक्टर टिकट के लिए उनके पास आया और मोहित ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह अपना सिर झुकाकर बैठा रहा। क्या वह अभी से सो गया? अपनी बेवकूफी भरी आधी रात की सैर में खोई हुई नींद पूरी कर रहा है? अंकुर ने हिकारत से सिर हिलाया। वह मोहित पर अपनी लगातार बढ़ती झुलाहट को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या फायदा, बाकी छुट्टी भी खराब हो जाएगी।
उसने अपनी कड़वाहट को निगला और कुल्लू के 2 टिकटों के पैसे दिए। जैसे ही कंडक्टर दूर गया, अंकुर ने राहत की सांस ली और अपना सिर आरामदायक बैकरेस्ट पर टिका दिया। छुट्टी वैसी नहीं रही जैसी मैंने सोची थी, लेकिन डरावना हिस्सा खत्म हो गया है। भगवान का शुक्र है। अब अपनी नाराजगी छोड़ना और मोहित के साथ सुलह करना ही बेहतर है। उसने एक गहरी सांस ली, मोहित की ओर मुड़ा और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसे हल्का सा झकझोरा। हम कुल्लू में कमरा ढूंढ लेंगे, कल मनाली भी जा सकते हैं। क्या कहते हो दोस्त? मोहित हिला और अंकुर ने अपनी बात जारी रखी। आज कुल्लू में कुछ शॉपिंग करना चाहते हो? रूही के लिए एक पश्मीना शाल लेना चाहते हो? वो खुश हो जाएगी। तुम्हारी रूही। मोहित ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें अंकुर के चेहरे पर टिका दी। उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली नजर अंकुर के शरीर को किसी नुकीले तीर की तरह चीरती हुई पार कर गई। अंकुर की सांसें थम गईं। मोहित की खून जैसी लाल आंखें फैली हुई और जंगली थीं। उसका चेहरा विकृत और गुस्से से भरा था। उसका पूरा व्यवहार रहस्यमयी, डरावना और खौफनाक था। अंकुर का दिल तेजी से धड़कने लगा जब मोहित ने अपने होंठ सिकोड़े और एक जलती हुई भयानक अभिव्यक्ति के साथ उसे घूरा। रूही? कौन है रूही?